नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात उत्तर प्रदेश विधानमंडल में जो मानसून सत्र हुआ उसके हंगामे की। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सदन के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर तंज कसते हुए पलटवार किया। इसके साथ ही 43 वर्षों के बाद विधानसभा में मुरादाबाद दंगे से जुड़ी रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। विपक्षी दलों का मानना है कि महंगाई, बेरोजगारी समेत कई अहम मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश की गई है। खबर देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में गहमा गहमी रही। सरकार ने 13 अगस्त 1980 को हुए मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट सदन में पेश की। इस दंगे में 80 से भी अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। उस समय राज्य में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। मुरादाबाद में हुए इन दंगों की रिपोर्ट जांच आयोग ने नवंबर 1983 में ही सरकार को सौंप दी थी, लेकिन इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। बीते दिनों राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया था, जिसका विपक्ष ने विरोध किया था। विपक्षी दलों का मानना है कि महंगाई, बेरोजगारी समेत कई अहम मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश की गई है। वहीं सरकार का कहना है इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से लोगों को मुरादाबाद दंगों की सच्चाई पता चलेगी। देखिए, आज वो सत्ता में है, कोई भी रिपोर्ट बना के भेज सकते हैं। हम जानते हैं कि जब वो कांड हुआ था, वो कांड करने वाले लोग आज सत्ता में बैठे। कौन दंगाइयों को बढ़ावा देता है, यह सच भी सामने आना चाहिए प्रदेश के, देश के। उसी के क्रम में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार दंगों पर नियंत्रण किया है, दंगाइयों पर नियंत्रण किया है। इससे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमलों की बौछार की और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। सपा मुखिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास के साथ ही प्रदेश में रोजगार का सृजन हो रहा है। भर्ती प्रक्रिया भी पारदर्शी हुई है। आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर 19 से घटकर 3 से 4% तक सीमित हो गई है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने एक अन्य प्रश्न में सरकार से 2017 से 2022 तक 15 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी के बारे में पूछा, तो जवाब देने के साथ ही सीएम योगी ने इशारों में समान नागरिक संहिता का भी जिक्र कर दिया। 2017 से लेकर के 2022 तक 15 साल के ग्रुप में बच्चों की कितनी संख्या बढ़ गई है? क्या उन बच्चों के भविष्य के बेहतर बनाने के लिए और उनको नौकरी रोजगार दिलाने के लिए आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हमारा ये है, एम्प्लॉयमेंट रेशो नहीं बताते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ये है, तो वो क्या इन बच्चों की संख्या बताएगी सरकार? 2016-17 में उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1919 से अधिक था, 19% से अधिक था, और आज के दिन पर यह अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश का 3 से 4 के बीच में है। ये दिखाता है रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने सरकार को महंगाई और काला बाजारी के मुद्दे पर घेरा। इस बार विधानमंडल के मानसून सत्र में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी, जो इस साल के वित्तीय वर्ष के लिए पहला अनुपूरक बजट होगा। इसके माध्यम से योगी सरकार अपनी कई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का इंतजाम करेगी, ताकि राज्य में विकास को जो गति मिली है उसे बनाए रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला।
और नेता प्रतिपक्ष और नेता पक्ष दोनों के बीच जिस तरह से बातचीत चली, कई जगह थोड़ा हंसी मजाक का भी माहौल रहा, लेकिन कई जगह बातें गंभीरता की भी रहीं। लेकिन सवाल तब खड़े हुए जब 13 अगस्त 1980 यानी 43 वर्षों के बाद मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई और ये कहा गया कि बेरोजगारी से और महंगाई से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। इन सारी बातों को समझेंगे। क्या वाकई गंभीर मुद्दों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, ये जो सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है, और सरकार क्या गंभीर है, विपक्ष झूठ बोल रहा है? इन सारी बातों पर हम चर्चा करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। महेश वर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रविंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप दोनों मेहमानों का। महेश जी, निशाने पर तो हमेशा रहती भारतीय जनता पार्टी। अब सवाल ये है कि इतने दंगों की बात कही गई, मणिपुर पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, दिल्ली दंगों की क्या रिपोर्ट सामने आई है, इस पर अभी उतनी चर्चा शायद आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन अब 1980 में दंगे जो हुए थे, उस दौरान क्या हुआ, इस बात को लेकर चर्चा होगी। ये थोड़ा इसका जवाब दीजिए कि वजह क्या है इसके पीछे। ये होनी चाहिए। आखिर में ऐसी घटना जो मानवीय संवेदनाओं को कई शर्मसार करती है, और एक दंगा होता है, उसके बाद फिर दंगा होता है, और उसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाती है, उसकी एक रिपोर्ट ली जाती है, और उस रिपोर्ट में भी वो रिपोर्ट भी आधे अधूरे होती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार कहाँ हुआ? भारत में हुआ, सिखों के कत्लेआम के रूप में। आज तक बताइए उसमें कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन से कांग्रेसी मिनिस्टर है, कौन से कांग्रेसी सांसद है जिसका नाम उसमें न आया हो? उसके बावजूद भी उस नेता को मंत्री बनाया गया, कहीं सांसद बनाया गया, कहीं चेयरमैन बनाया गया, कहीं उसको अध्यक्ष बनाया गया। तो ये तमाम चीजें जो है, जो दंगों के ऊपर जो है जिस तरह से सख्ताई नहीं बरती गई, और उसका परिणाम ये निकला कि जो दंगाई हाथ से वो मजबूत होते चले गए, और उन्होंने पूरे सूबे को अपने आगोश में ले लिया। और हुआ क्या कि कहीं सिमी कंट्रोल करने लगा, कहीं आईएसआई कंट्रोल करने लगा, और अड्डे दर अड्डे बनते गए, और ये धंधे के रूप में जो है कहीं जो है इसको पलवित किया। तो इस रिपोर्ट का ठीक है, आप अच्छी बात है कि चीजें सच सामने आना चाहिए। इस रिपोर्ट का सियासी फायदा लेना चाहते हैं, 1980 की रिपोर्ट को आप यहाँ पेश कर रहे हैं, इससे फायदा किसका है, और अगर होगा तो क्या फायदा जनता का हो जाएगा, ये भी बता दीजिए जरा। हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा अजीब सवाल पूछा। हाँ, और इससे जनता को यही फायदा है कि आज जो दंगे को ये सरकार कार्रवाई कर रही है, और जो उन लोगों ने दंगों को लेकर जो सोच बनाई, जिस तरह से चीजों को दंगों को लेकर छुपाया, दंगाइयों को छुपाया, जिस तरह से वोट की वजह से जो है सही मायने में जो अपराधी थे, दंगाई थे, उनके ऊपर जो कार्रवाई नहीं हो पाई, आज कहीं वो चेहरा चरित्र सामने अगर आएगा, लोगों को समझ में आएगा कि अमन चैन जो राज्य में है, सूबे में, उसका कारण क्या है। तो कहीं न कहीं लोगों को अंदर ये बात घर करेगी, और सावधान होंगे ऐसे लोगों से। तो ये बहुरूपीय के रूप में ये राजनीतिक दल और राजनेता कहीं कहीं दिखाई देते हैं। ठीक है। रविंद्र प्रताप सिंह जी, बहुत स्पष्ट किया महेश वर्मा जी ने कि क्यों इस रिपोर्ट को हम पेश करेंगे और जनता का क्या फायदा होगा। आप सहमत हैं? आप कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको लेकर ये चर्चा से भाग रहे हैं। मणिपुर को लेकर भी आपने वहां पर बात रखी। वो कह रहे हैं कि हम जरा पुरानी परतें उधेड़ लें, ये सफाई कर दें कि आखिर कहां पर कौन दोषी था, जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं वो पता हो जाए कि भाई सच क्या है, सबके सामने आ जाएगा। उसके बाद आगे का रास्ता तय कर लिया जाएगा। चुनाव तो जनता करना है। देखिए भाई साहब, असल में ये सरकार बिजली, पानी, सड़क, सफाई, स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा, प्रदूषण, अपराध में फेल है, ऐसे मुद्दों को उठा रही है। लेकिन अगर उठा रही है तो कुछ दंगे मैं गिना देता हूँ, इसकी भी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। मोहन मुंडेरा का दंगा, बखिरा का दंगा, पचरुखिया का दंगा, मऊ का दंगा, गोरखपुर का दंगा, इसमें सबसे माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम आया हुआ है। तो इनकी भी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दें।
एक दंगा इन लोगों ने मुजफ्फरनगर में कराया, तो इनका एक विधायक अभी सजा पा चुका है, 2 कार्यकर्ता सजा पा चुके हैं और भविष्य में और पाने वाले हैं। लेकिन इनकी सरकार तो कहती रही कि आपकी सरकार में तो बहुत दंगे हुए हैं, हाँ, उनको रोकने में भी आप लोग नाकाम रहे हैं। सरकार फेल बताया मैंने, हमारी सरकार में हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का सब में नाम है, तो उसकी भी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दे। एक और बता रहे दंगा, मलियाना में एक दंगा हुआ था, 72 मुस्लिम मारे गए थे। एक परिवार के 11 मुस्लिमों को मार के कुएं में डाल के और फिर उसमें पेट्रोल छोड़ के आग लगा दिया गया था। एक बात बताइए रविंद्र प्रताप जी, एक सेकंड पूरा कर दे। मलियाना दंगा बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसका जब चार्जशीट इनके टाइम में फाइल हुआ तो आप सुन के आश्चर्यजनक रहेंगे, 72 लोग मारे गए, लेकिन किसी ने किसी को नहीं मारा, सब बरी हो गए। ये इनका चरित्र है और इनका दंगाई चरित्र ही है। 1924 से दंगाई चरित्र है। सारे दंगों का खुलासा होना चाहिए। नहीं तो दंगाई चरित्र आप कोर्ट में जाइए, साबित कर दीजिए। वो तो कोर्ट में जाके साबित कर देते हैं, आप क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि सारी चीजें सुनियोजित थी। साबित हो गया ना, अभी मुजफ्फरनगर में साबित हो गया, बिसाड़ा वाले कांड में साबित हो गया। संगीत सोम उसमें कन्विक्टेड हुए, लेकिन उनको खाली हरजाना देके छोड़ दिया गया, तो साबित हो ही रहा है। एक की बात है कि तो महेश वर्मा जी, सियासत अब इस तरह से चलेगी कि हम खोद खोद के गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे कि किस सरकार में किसने कितने दंगे करवाए हैं। तो ये जनता के मुद्दे हैं, जनता का कोई सरोकार है इन चीजों से? उनका पेट भरना है, उनके बच्चों को रोजगार चाहिए। आप कह रहे हैं कि 1980 में दंगा हुआ, हम उसको लेकर आ रहे हैं, देखिए साहब कौन दोषी है। भाई बेरोजगारी पे बात कर लीजिए, महंगाई पर बात कर लीजिए, जिसको लेकर आप सत्ता में आए हैं मजबूती से। अब हम कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी सोचिए, राजनीतिक ढोंग मत करे सपा और अखिलेश यादव। आपको अगर इतना ही महंगाई पर बेरोजगारी पे बात करना है, आप दीजिए ना एक नोटिस दीजिए, आप पब्लिक अटेंशन नोटिस देखिए, आप उस पर चर्चा करिए, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन ये बखेड़ा करना कि दंगे के ऊपर रिपोर्ट आ रही है, बौखलाहट आपकी क्यों बढ़ रही है? आपको मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं, दरअसल आप लोग लकीर खींच देते हैं ना, आप लोग लकीर खींच देते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को नुकसान हो रहा है, वो उनके गिना रहे हैं। आप हिंदू पक्ष की बात करते हैं, तो भाई ये लकीर कब तक खींची रहेगी? और ओवरऑल बात करते हैं कि एक राष्ट्र, एक देश, एक प्रदेश, ऐसी बातें करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि उसमें ईदगाह में दंगा हुआ, 41 साल बाद उसकी रिपोर्ट आज से 12 साल पहले आई। थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, रघुराज सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं आप। रघुराज जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। ये जिस तरह की बातें चल रही हैं, 1980 के दंगों को लेकर अब रिपोर्ट पेश की जाएगी। विपक्षी दल ये कह रहा है कि भाई बेरोजगारी पर ध्यान दे लीजिए, महंगाई पर ध्यान दे लीजिए, ये पुरानी चीजें उखाड़कर इससे जनता का क्या फायदा होने वाला है? जी जी, मेरा कहना इसमें यह है आपके माध्यम से कि देखिए, ये बेरोजगार विपक्षी नेता सब बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि इनके जनता बेरोजगार नहीं हुई। जनता को तो बहुत आनंद आ रहा है। विश्व में अर्थव्यवस्था हमारी 18 में से 10 पे आई, 10 में से 5 पे आई, 5 में से 3 पे आ गई, तो हम तो विश्व में अग्रणी देशों में हमारा सम्मान बढ़ रहा है। लेकिन विपक्षी दल जितने भी सब बेरोजगार हो गए। इनको सबको अरब में रहने के लिए जाना चाहिए। अरब में अरब का कानून है और वहाँ हिंदू भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं और ईसाई भी रह रहे हैं, लेकिन वो सारे कानून को मानते हैं। ये वोट की राजनीति के कारण ये लोग जो है केवल मुसलमानों को बरगलाना। मेरे विभाग ने 2,65,000 कन्याओं को विवाह किया, हमने 65,000 मुस्लिम कन्याओं को विवाह किया, हमने तो ढिंढोरा नहीं पीटा। ये झूठे ढिंढोरा पीटने वाले, अब नूह में जो कांड हुआ है, नूह के लिए ये विपक्षियों ने एक ने भी आंसू बहाए और आतंकवादी के लिए सोनिया जी आंसू बहाती थी। और नहीं, वो तो ये कह रहे हैं सर, के नेता बड़े रघुराज सिंह जी आंसू बहाते थे, रोते थे। तो इसलिए ये बेईमान हो चुके हैं ये सबरे के सब नेता। इनकी जांच होनी चाहिए और इनको सबको अरब 6 महीने के लिए भेजना चाहिए ट्रेनिंग के लिए। वहां जाके देखा, एक देश एक कानून एक विधान होना चाहिए।
हमारे देश में, और उसी आधार पर देश चलना चाहिए। ये क्या है कि किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, ऐसा नहीं है। और हिंदुस्तानी मुस्लिम जितने भी हैं सब कन्वर्टेड 99%। यदि ये कहें कि हम औरंगजेब की औलाद हैं तो कानून बनाया जाए इनके लिए, और ये औरंगजेब की औलाद नहीं है, हिंदुस्तानी है, तो फिर ये बातों को छोड़े। ये सब हिंदुओं में से भी कन्वर्टेड हैं, इनको जानकारी होनी चाहिए। वो आपकी बात चलिए हमने स्वीकार कर ली। 32 साल पहले यहूदी पंथ बना था रघुराज जी, 3250 साल पहले आपका ये पंथ बना, जैन पंथ। रघुराज जी, 22 साल में बुद्धिस्ट पंथ बना, और 2250 साल में क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम बना, 353 साल। रघुराज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी पहुंच रही। बस सिर्फ एक बात जानना चाहेंगे, हमने सवाल ये पूछा था आपकी, चलिए सारी बातें मान भी लेते हैं कि विपक्षी दल के नेता बेरोजगार हो रहे हैं, विपक्षी दल ये कह रहा है कि विपक्षी क्या सत्ताधारी दल के नेता भी बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि सारे पावर जो है वो अधिकारियों को सौंप दिए गए। लेकिन हमारा सवाल ये था कि ये जो चीजें पुरानी ली जा रही हैं, इनसे जनता को क्या फायदा है? जनता को फायदा ये, जनता को आईना दिखना चाहिए कि इन्होंने जब पूर्व सरकारें जो चलाई इन्होंने क्या किया जनता के नाइंसाफी की, जनता को पता चलना चाहिए। क्योंकि हकीकत, ये लोग हकीकत सामने नहीं लाना चाहते ना। देखिए, जब से आदरणीय मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने, कहीं बम फूट रहा है, आप बताइए। पहले कनाट प्लेस में बम फूट रहा है, पहले देखिए सब जगह ये बम फूटे, दिल्ली में बम फूट रहा है, पठानकोट में बम फूट रहा है, और लखनऊ में बम फूट रहा है, सब जगह बम्बई में बम फूट रहा है। अब कोई बम फूट रहा है, ये आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने की इनकी आदत पड़ गई है, और आतंकवादियों को लाके और हिंदुओं को डरा धमका के वोट लेते थे। अब हिंदू समझ चुका है, इसलिए जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हमारा नारा था बहुत पुराना, आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है रघुराज जी, बिल्कुल, यानी कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है और अपराधियों में भी डर है, कोई हमले नहीं हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम दोनों खास मेहमानों के पास चलते हैं अपने। रविंद्र प्रताप सिंह जी, मंत्री साहब ये कहना चाह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। क्या आप दंगे हो रहे हैं? क्या आप आतंकी घटनाएं हो रही हैं? लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ ठीक है, फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं, तो अब आपको कुछ मिल नहीं रहा, मुद्दा विहीन हो चुके हैं आप लोग। मुझे तो लगा इतना कमजोर वक्तव्य मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं शुरू हुआ था। ये मंत्री है या नहीं है पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है। अब मंत्री जी को ये भी नहीं मालूम है, एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश अपराध में प्रथम है। मेरे संस्था तो है नहीं, और ना वो भाजपा की संस्था है, उसमें तो FIR दर्ज होती है, CCTN के माध्यम से चली जाती है उनके पास में। तो नंबर 1 है, महिला अपराध में नंबर 1 है, पॉक्सो में नंबर 1 है। मंत्री जी कितने कमजोर हैं कि उनको इन सब चीजों को जानकारी नहीं है, और इतना हल्का वक्तव्य तो कभी सुना नहीं। दूसरा विषय है दंगे की, जब बात कर रहे हैं, इस सरकार के आते ही दंगे हुए थे। हाँ, लेकिन विपक्षी दलों के पास जो सवाल ये खड़े होते हैं कि विपक्षी दलों के पास कम से कम अगर उनको लगता है कि बहुत गंभीर मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, तो आप लोग उन मुद्दों को जनता के बीच तो ले जाते हैं, वो ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं जहां पर हम अदालत में जा सकते हैं, तो जाते क्यों नहीं हैं आप लोग? वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको दंगों के लिए लगता है, और मणिपुर का मुद्दा आप उठा रहे हैं, यानी आपके पास भी वो बातें नहीं है जिनको लेकर आप आंकड़े पेश कर सकें। नहीं, आंकड़े तो आप मुझसे कुछ भी पूछिए, किसी भी दंगे के, अगर दंगा जिसको डिफाइन किया जाता है 147। नहीं, हम दंगों की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल आंकड़े की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज अखिलेश यादव जी पूछ रहे थे ना सदन में कि कम से कम वही आंकड़ा दे दें जो शिक्षा का है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बेरोजगारों की संख्या बता दे, तो उनके पास होती तो वो बता देते। मैं बता दे रहा हूँ, चलिए मैं बता दे रहा हूँ, मैं भी उसी पार्टी से हूँ, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे वहाँ 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। ये तो आपने भी सुना होगा। ठीक, अब जरा इन्हीं के आंकड़े बता देते हैं। जो केंद्र सरकार की सांख्यिकी विभाग ने आंकड़ा जारी किया पिछले साल 22 में, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 6,000 रुपए है। इसमें 3 लाख पाने वाले भी हैं, 3 करोड़ पाने वाले भी हैं। फिर एक होता है NSDP, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें उत्तर प्रदेश नीचे से 3रे स्थान पे है। ये भी जनसंख्या सांख्यिकी विभाग ने, स्टैटिक डिपार्टमेंट ने जारी किया केंद्र सरकार के, उसमें हम नीचे से 3रे स्थान पे हैं। तो हम कुछ उत्पन्न भी नहीं कर रहे हैं केंद्र सरकार के हिसाब से,
हमारा प्रति व्यक्ति आय केवल 6,000 रुपए है, और आप कह रहे हैं कि हमारे वहाँ तो 94 लोग भी रोजगार है, तब तो बहुत अयोग्य सरकार है। 94 लोग ठीक है रोजगार में महेश वर्मा होने के जी, साथ सारे आंकड़े गिना रहे हैं वो, और आपके केंद्र सरकार के ही आंकड़े हैं, सांख्यिकी डिपार्टमेंट के भी आंकड़े हैं। उसके बाद भी सदन में अगर इस तरह की बात कही जाए तो पर ये तो विरोधाभासी हो गई, ये जो जनता को भी धोखे में रखने वाली बात हो गई। हाल के लोग हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। ये पार्टी ऊपर से लेके नीचे तक मतलब ऐसे ही बोलने वाले हैं, इसी पैर की बात। आज मुद्दा क्या है आपका कि मुरादाबाद का दंगे की रिपोर्ट जो है, नहीं सारे मुद्दे हैं सर, हमने सारे उठाए, बेरोजगारी भी उठा रहे हैं, जो जिस चीज पर चर्चा हुई हम सारी चीजें उठा रहे हैं, लेकिन उनके सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ मैं उसी पे हाँ सवाल ये है कि जब दंगे का रिपोर्ट पेश हुआ, हाँ, तब क्यों आपको याद आया कि भाई महंगाई पे सवाल पूछना है, बेरोजगारी पे सवाल पूछना है, और तख्ती लेके आप विधानसभा में घुस गए और जो हल्ला हंगामा कर काट के और निकल लिए। ये इस तरह से आप जनहित में काम करेंगे, इस तरह से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। अरे आपको मैं चुनौती देता हूँ कि आप आइए विधानसभा में और दीजिए ना पब्लिक अटेंशन नोटिस, वो छोड़ दीजिए ना, कि हमें डिस्कशन करना है। महेश जी इनकी उस बात का जवाब दीजिए कि केंद्र ने जो आंकड़े पेश किए हैं, सांख्यिकी डिपार्टमेंट के जो आंकड़े हैं, बेरोजगारी से जुड़े जो आंकड़े हैं, वो कौन दे रहा है? उनकी सच्चाई तो यही है कि वो सरकारी संस्थाएं हैं, उनको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? उनके तो विपरीत वहां पर बात बोली जा रही है। हम कभी नहीं ये कह रहे हैं हाँ। कि जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उन आंकड़ों को लेकर हम कहीं संजीदा नहीं, तो हम चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। हमने कब कहा? हमने ये कहा कि आपको चर्चा ही करना है, तो आइए ना विधिवत तरीके से उसको दीजिए, आप नोटिस दीजिए और उसके ऊपर चर्चा की बात करिए। लेकिन सवाल है कि जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब पहली बार दंगों के ऊपर कोई रिपोर्ट पेश की जा रही है, तो आपकी बौखलाहट का कारण बताइए। नहीं तो सियासत अब इस बात को लेकर चलेगी कि पुराने समय में नेहरू साहब ने क्या कर दिया था, पुराने समय में अगर कोई दंगा हुआ तो उसमें क्या हुआ था। वर्तमान में इंसान ये चाहता कि उसका पेट भरे, वर्तमान में इंसान ये चाहता है कि उसके बच्चों को रोजगार मिल सके। आप उत्तर प्रदेश की जनता से कोई पूछे कि मुरादाबाद में दंगा हुआ 41 साल के बाद एक कमेटी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश हो रही है और उसमें उन लोगों के चेहरा चाल पे उजागर होगा, तो क्या ये अपराध है सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का? तो मणिपुर के लोगों का उजागर हो गया। मणिपुर के लोगों को जब रिपोर्ट लिखाई गई, सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ, उसके बाद सबकी आंखें खुली, और जो मुख्यमंत्री साहब का बयान आया उसके बाद क्या हुआ, उस पर जवाबदेही नहीं तय होगी। दिल्ली दंगों की जब बात हुई, दिल्ली दंगों की जो रिपोर्ट आई उसमें क्या चीजें सामने आई? में आपको बहने बहने दिखाई दे रही है, राजस्थान में बेटी बहन को बलात्कार करके जला दिया जाता है, पश्चिम बंगाल में जला दिया जाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 59 के आसपास ठीक है आज और वो चर्चा सिर्फ इसकी हो रही है। चलिए ठीक है 30 सेकंड में जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी 30 सेकंड में जवाब कर दीजिए पूरा। इन्होंने जो कहा सारी चीजें इन्होंने गिना दी। देखिए इनके पास कोई मुद्दे नहीं है दंगे के, तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर दंगे करना हो तो 4-5 दंगे के बताया उसकी जांच करा लीजिए। मैं एक बात कर रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे माध्यमिक शिक्षा पे अपनी उपलब्धि बता रहे थे कि मैंने 1 महीने में करा दिया एग्जाम, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 13,000 पद माध्यमिक शिक्षा में, उच्च शिक्षा में खाली है। समय माफ कीजिएगा, इतना ही है रविंद्र जी हमारे पास, हम फिर इस चर्चा को आगे बढ़ा लेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि गड़े मुर्दे उखाड़ कर पुरानी बातों को यहाँ पर लाकर क्या सियासी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। मुद्दे अगर जो वर्तमान चीजें हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उस पर क्यों नहीं बात होती? बार बार ऐसी बातों को क्यों उठाना चाहिए जिससे जख्म हरे हो जाए? ठीक है, चीजों की सच्चाई सामने आना चाहिए, लेकिन सदन में जब देश की एकता की बात आती है तो वो किन मुद्दों को उठाना है, उस सदन की गंभीरता को भी हमें समझना होगा। फिलहाल ये सदन में हंगामा जारी रहेगा, और क्या वास्तविक रूप से ये कहा जा सकता है कि गंभीर मुद्दों पर
चर्चा आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। जनता को जो चाहिए क्या वास्तविक रूप से उसे मिल रहा है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।